गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का अपना जो बिंदु है, जो कल के वीडियो में चल रहा था, राजस्थान जनजातियां, उस राजस्थान जनजाति के अंतर्गत आज अपन देखेंगे भील जनजाति के बारे में, जो कि विश्व जनजाति का जो आपका दूसरा लेसन था उसमें भी भील जनजाति के बारे में बताया गया था। आज अपना सिलेबस का अंतिम वीडियो है। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही। तो मुख्यतः इस वीडियो के बाद में थ्योरी में एक भी ऐसा टॉपिक आपका शेष नहीं रहेगा जो आपका कंप्लीट नहीं करवाया गया हो या जो वीडियो के माध्यम से बाकी रह गया हो। मुख्यतः कल के वीडियो में हमने 25 वाले लेसन स्टार्ट किया था, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या और जनजातियों का अध्ययन अपन कल के वीडियो से कर रहे हैं। 25 वाले लेसन जो स्टार्ट हुआ था, अंतिम लेसन। कल के वीडियो में राजस्थान जनजाति के बारे में, राजस्थान की जनसंख्या के बारे में, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के बारे में, राजस्थान लिंगानुपात के बारे में, राजस्थान की साक्षरता के बारे में और राजस्थान के जनजातियों के अंतर्गत मीणा जनजाति के बारे में कल के वीडियो में आपको बताया गया था। आज अपन देखते हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत भील जनजाति। देखिए, आदिवासी जो जनसंख्या है अपने राजस्थान में, उसमें भील जनजाति का द्वितीय स्थान है। देखिए, मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये 3 जिले अपने राजस्थान के ऐसे हैं जहां भील जनजाति सर्वाधिक रहती है। अपन ये कह सकते हैं कि भील जनजाति अपने राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक रूप से निवास करती है। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति के बारे में अपन बात करें तो वो भील जनजाति ही भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। आपको ध्यान में होगा, भील जनजाति के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी, या इसे भीली भाषा भी अपन कह सकते हैं। भीली भाषा या बागड़ी भाषा। देखते हैं भील जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहली बात, भील जनजाति कैसी होती है? पितृसत्तात्मक, पिता की प्रधानता भील जनजाति में होती है। मुख्यतः भील जनजाति के अंतर्गत अनेक पितृवंशीय गोत्र होते हैं। पिता के वंश के आधार पर अपन तो गोत्र बोलते हैं और भील जनजाति के लोग गोत्र को क्या बोलते हैं? अटक। आया समझ में? भील जनजाति के विवाहों की बात करें, कौन कौन से विवाह? अर्पण विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, देवर विवाह, मोरबंदिया विवाह, ये इनके प्रमुख हैं। एक काकी परिवार के अंतर्गत ये लोग रहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है, अपने जैसे ये सरपंच वगैरह होते हैं, गांव के मुखिया को ये लोग गमेती बोलते हैं। जो झाड़ फूंक का काम करता है उसे भोपा, धार्मिक कार्य करता है उसे ये लोग भगत, छोटा गांव होता है उसे फला, बड़ा गांव होता है उसे ये लोग पाल बोलते हैं। भीलों का एक प्रसिद्ध मेला डूंगरपुर के कहां पर? बेणेश्वर धाम में। देखिए, बेणेश्वर धाम किस लिए प्रसिद्ध है? मुख्यतः बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध है सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियों के नाम हैं। इन 3 नदियों का संगम यानी त्रिवेणी संगम जो होता है
वो मुख्यतः कहां पर होता है? बेणेश्वर के अंतर्गत होता है। तो डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में प्रतिवर्ष माघ शुक्ला पूर्णिमा, माघ महीने की जो पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष में, उस पूर्णिमा के दिन भील जनजाति का एक प्रसिद्ध विश्व स्तरीय मेला भरता है। यह मुख्यतः बेणेश्वर नामक स्थान पर भरता है। यह भीलों का एक प्रसिद्ध मेला है। मुख्यतः इस मेले के अंतर्गत भील जनजाति के जो लोग हैं, ये भील जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में भी, भाई भीलों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो प्रसिद्ध मेला बेणेश्वर मेला। एक भीलों का, कई बार प्रश्न पूछा गया है भीलों का विशिष्ट पर्व, तो भीलों का विशिष्ट पर्व कौन सा है? गौरी पर्व। इस दिन जो पार्वती माता है उसकी पूजा की जाती है। मुख्यतः भील जनजाति के लोग स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। स्थानीय देवी देवता कौन से हैं भील जनजाति के? देखो, काला जी, गोरा जी, बिरसा मुंडा, लसाड़िया महाराज। भील जनजाति के स्थानीय देवी देवता कौन से हैं? काला जी, गोरा जी, बिरसा मुंडा और लसोड़िया महाराज, ये इसके स्थानीय देवी देवता हैं। कृषि कार्य महत्वपूर्ण होता है इनके अंतर्गत, पशुपालन वगैरह भी ये लोग करते हैं। महुआ नामक जो वृक्ष है उसका भी सर्वाधिक महत्व है, उससे ये शराब बनाते हैं। ये सारी बातें ये भील जनजाति के अंतर्गत। इसके अलावा भील जनजाति का अध्ययन आपको दूसरे लेसन के अंतर्गत भी विस्तृत रूप से करवाया गया था। आगे ध्यान दीजिएगा, इस लेसन की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है गरासिया जनजाति के बारे में। देखिए, गरासिया जनजाति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः राजस्थान की जो जनजातियां हैं, उन राजस्थान की जनजातियों के अंतर्गत तीसरी बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? गरासिया जनजाति है। मुख्यतः गरासियों का जो मूल प्रदेश है वो कौन सा है? आबू रोड का भाकर क्षेत्र, ये मुख्यतः गरासिया जनजाति का मूल प्रदेश है। मुख्यतः सिरोही जिले का आबू रोड, डीडवाना तहसील जो पाली जिले की है उसका बली, और उदयपुर का गोगुंदा व कोटरा तहसील, ये इनके मुख्यतः प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए, मुख्यतः गरासिया जनजाति का मानना है कि ये लोग चौहान जो राजवंश है, चौहान राजपूती वंश मानते हैं ये लोग। मुख्यतः भील जनजाति व गरासिया जनजाति के अंतर्गत अनेक समानताएं देखने को मिलती हैं। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं, ये लोग जो घर होता है, घर को क्या बोलते हैं? घेर बोलते हैं। गांव है, गांव को गरासिया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं? फालिया। गरासिया जनजाति के लोग गांव को फालिया। मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण बात, एक गांव में एक ही गोत्र का परिवार निवास करता है, ये गरासिया जनजाति की सबसे बड़ी बात है। आगे देखते हैं गरासिया जनजाति के सामाजिक जीवन के बारे में। देखिए, गरासिया जनजाति के विवाह 3 प्रकार के होते हैं। जिस विवाह के अंतर्गत हिंदू धर्म के अनुसार वो फेरे होते हैं उसे मोरबंदिया, जिस विवाह में नाम मात्र के फेरे होते हैं उसे पहरावना, और जिस विवाह के अंतर्गत वर पक्ष कन्या पक्ष का मूल्य चुकाता है उसे ताड़ना विवाह कहते हैं। 3 विवाह हो गए। ताड़ना विवाह में तो क्या होता है, जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की का मूल्य देते हैं लड़की के पिता को। मोरबंदिया विवाह में हिंदू धर्म के अनुसार फेरे होते हैं, जिसमें नाम मात्र के फेरे होते हैं उसे पहरावना विवाह कहा जाता है। विधवा विवाह भी इनके अंतर्गत होता है। परिवार का मुखिया पिता ही होता है। गरासिया जनजाति के मुख्यतः कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग। गरासिया जनजाति के कितने वर्ग? 3 वर्ग। मोटिनियात,
निचली नियात, और नैन की नियात। नैन की नियात कितने वर्ग हो गए? 3, मोटी नियात, नैन की नियात और निचली नियात। पंचायत का जो मुखिया होता है ग्रास या जनजाति में, उसे कहा जाता है सहेलोत। पंचायत का मुखिया। मुख्यतः इनका जो विशाल मेला होता है उसका नाम होता है मनखोरो, मनखारो मेलो। ये इनका महत्वपूर्ण मेला होता है। कोटेश्वर का मेला अंबाजी के पास, देवताओं के पास में चित्र विचित्र मेला ये लगता है। मोरिया, गौर नृत्य ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। मुख्यतः शिव, दुर्गा और भैरव इन 3 के ये उपासक होते हैं। कृषि, पशुपालन, शिकार ये प्रमुख है। मुख्यतः इन लोगों के द्वारा कृषि का कार्य भी विशाल स्तर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी कृषि का प्रमुख रूप है हरि भावरी। ये एक नाम है हरि भावरी, जो कृषि का प्रमुख रूप है। और अनाज का जो संग्रहण होता है ये सोहरी, जो भंडार होता है उसे ये लोग सोहरी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ये महत्वपूर्ण जनजाति है। अब छोटी छोटी जनजातियों के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे एक जनजाति को कौन सी? सहरिया जनजाति है। मुख्यतः भारत सरकार के द्वारा सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में सम्मिलित किया है। राजस्थान का जो 12 जिला है, 12 जिले की जो किशनगंज व शाहबाद तहसील है, उसी में 98% सहरिया राजस्थान के इन 2 तहसीलों में निवास करते हैं। मुख्यतः सहरिया जनजाति फारसी भाषा का शब्द है शहर, उससे बनी हुई है। और फारसी भाषा में शहर का मतलब होता है जंगल। मुख्यतः सहरिया जनजाति के लोग अपने घरों को टापरी या टोपा कहते हैं। छोटी बस्तियों को सहराना, गांव को सहरोल। बहुपत्नी प्रथा मानी जाती है। लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। लड़की के जन्म पर ये लोग उत्सव मनाते हैं। मुख्यतः 12 जिले के केलवाड़ा के पास में सीताबड़ी में इनका जो मेला लगता है वो पवित्र स्थान है। वाल्मीकि इनके कुल देवता माने जाते हैं। और अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो पशु संपदा व स्थानांतरित कृषि है। सहरिया के अलावा एक जनजाति और अपने राजस्थान के अंतर्गत डामोर जनजाति। देखिए मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर। डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर जिले में निवास करती है। सर्वाधिक डामोर पाए जाते हैं जो डूंगरपुर है, उस डूंगरपुर के सिलवाड़ा क्षेत्र है, वहां पर डामरिया कहा जाता है लोगों को। परिवार का मुखिया पिता होता है। पंचायत का जो मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। वही विवाह परंपरा में कन्या का मूल्य चुकाना होता है। जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की का मूल्य देते हैं। छेला बावड़ी व 11 की रेवाड़ी ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेले हैं। कृषि पर चलती है सारी व्यवस्था। मक्का व चावल प्रमुख कृषि है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में और जनजातियों में कछोड़ी जनजाति, कंजर जनजाति, सासी जनजाति ये भी राजस्थान की है। खेर के वृक्ष से, खेर का एक वृक्ष होता है, उस खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण कथोड़ी जनजाति का नाम पड़ा। राजस्थान के कोटा, बूंदी, अलवर, बारा, झालावाड़ इन जिलों के अंतर्गत मुख्यतः सर्वाधिक रूप से निवास करने वाली जनजाति है वो कंजर जनजाति है। मुख्यतः पर ये कह सकते हैं कि कंजर जो शब्द है वो कानन से उत्पत्ति हुई है, जिसका होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति के लोगों का कहना है जब ये मदिरा पान करते हैं तो ये कहते भाई हाकम राजा का प्याला पी करके वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये एक विशेष बात कंजर जनजाति के अंतर्गत है। और कंजर जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन है? चौथ माता, ये कुल देवी है। और सासी जनजाति अपने राजस्थान के भरतपुर व अजमेर जिले के अंतर्गत निवास करती है। कोई दिक्कत? ये जनजातियां कंप्लीट। अंतिम बिंदु, जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के शहरी संपर्क में
इन जनजातियों को लाया गया है, जिससे इन लोगों की स्थिति में सुधार आया है। एक नशे की प्रवृत्ति है जिसके कारण से इन लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। वर्तमान में शिक्षा प्रसार के कारण से जागरूकता, ये सारी बातें मुख्यतः जनजातियों पर आधुनिकता के प्रभाव को दर्शाती हैं। ये मुख्यतः आपका 25वां लेसन कंप्लीट, यानी इन जनजातियों के बारे में अपने सामान्य जानकारी के साथ ही अपना ये लेसन है वो कंप्लीट हुआ। अब यहां तक का जो बिंदु है, यहां तक के बिंदु में आपका सिलेबस कंप्लीट है, यानी आपका थ्योरी का जो सिलेबस है वो थ्योरी का सिलेबस यहां पर कंप्लीट। थ्योरी के वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब केवल आपको तैयारी करनी है। थ्योरी वाला सारा मैटर आपको बता दिया गया। एक मानचित्र का जो मैटर है, वो मानचित्र का मैटर मुख्यतः जो भी बुक्स वगैरह जो आपको नोट्स वगैरह भेजा गया है वो करना है आपको। इसके अलावा भी यदि कोई और बाकी रहेगा तो वो और देख लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। अब आज से आपको करना क्या है वो बात आप विशेष ध्यान दीजिए। जो लेसन आपके हटा दिए गए उनको तो आप हटा दो। अब जो शेष लेसन आपके बच्चे, जहां तक मुझे ध्यान में है कि 25 में से आपके 9 लेसन हटा दिए गए, 8 है 9 लेसन, और कुछ टॉपिक हटा दिए गए जिनके बारे में आपको सूचना दे दी गई, बता दिया गया। तो 15-16 लेसन जो आपके बचे हैं उनके नोट्स आपको मिल चुके हैं। कोई एक आध वाक्य तो वो और भेज दिया जाएगा, वो भी मिल जाएंगे। बाकी वीडियो आपके पास विद्यमान है, सारे बुक्स आपके पास में अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है कि लेसन 1 से लेकर के 25 तक जो लेसन उठा दिए वो तो छोड़ो, जो शेष 15-16 लेसन है उनके अंतर्गत आप तैयारी करो। और उसके अंतर्गत आपको क्या नहीं आता, कौन सा बिंदु आपको नहीं आ रहा, कौन सा बिंदु आपको दोबारा पढ़ना है, किस बिंदु के अंतर्गत कहां पर आपको दिक्कत आ रही है, लेसन के पीछे जो दिए गए प्रश्न हैं उनके अंतर्गत आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो सारी बातें आपको एक जगह करके वो हमारे सामने रखनी है। भाई जैसे पहला लेसन आपने ले लिया, हालांकि जहां तक मैंने पूरी कोशिश की है और आपको भी ठीक प्रकार से समझ में आया होगा, फिर भी मान लीजिएगा यदि कहीं कोई कमी रही है तो अभी मौका है अपने पास में। पहला लेसन आपने ले लिया, जैसे मान लो पहले लेसन में कौन सा बिंदु आपको समझ में नहीं आया वो नोट कर लिया। ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें लेसन के अंतर्गत, यानी प्रत्येक लेसन के अंतर्गत आप अब ऐसी एक इंडेक्स तैयार करो जिस इंडेक्स के अंतर्गत आपको जो जो बिंदु नहीं आता, जो जो टॉपिक आपको नहीं आता, उस टॉपिक के बारे में आप लिख लो कि भाई ये टॉपिक नहीं आता। वो टॉपिक मैं आपको फिर से बताऊंगा, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आप भी बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह की सहायता से उनको देखने का प्रयास करें। स्थिति ये हो जानी चाहिए कि जितना टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, जितना सिलेबस यानी लगभग पूरा हो गया, तो जो कंप्लीट हो गया वो सारी बातें आपको जानकारी में होनी चाहिए। बार बार आप एक एक टॉपिक का यदि बार बार रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो निश्चित रूप से आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी हर बार, हर लेसन, हर टॉपिक के बाद में मैंने आपको ये स्पष्ट किया है कि जहां पर भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, वो बच्चा जो डाउट का ऑप्शन है उस डाउट के ऑप्शन के अंतर्गत अपनी समस्या रख सकता है। और जिस बच्चे ने जो वीडियो देखता है, जिस बच्चे ने डाउट में लिख करके भेजा है, तुरंत मैंने उसका निराकरण भी किया है। कम से कम 15-20 डाउट तो मेरे पास में आए होंगे अब तक, शीघ्र समाधान उनका किया है, चाहे वो 11वीं क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो। अब जब तक आप हमारे को समस्या से अवगत नहीं कराओगे कि भाई ये बिंदु, ये प्रश्न हमारे को नहीं आ रहा, तब तक हम उसका आंसर कैसे बता पाएंगे। तो अब आपको प्रत्येक लेसन की ठीक प्रकार से तैयारी करनी है, प्रत्येक बात का आपको ठीक प्रकार से अध्ययन करना है और एग्जाम के लिए पूरी तरह से आपको तैयार रहना है। तब जाकर के आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मेंटेन रह पाएगी, अच्छी बन पाएगी। तो आज आपका
सिलेबस कंप्लीट। अब थ्योरी के सिलेबस होने के बाद में एक बात अपने आती है प्रैक्टिकल वर्क की, जो कि पहले भी मैंने आपको कई बार बताई है। प्रैक्टिकल वर्क बुक मार्केट से शायद आप सभी ने ले ली होगी, जहां तक मुझे ध्यान में है, क्योंकि पिछले 2-4 वीडियो के अंतर्गत मैंने प्रैक्टिकल वर्क बुक के बारे में बहुत बार कहा है आपको कि मार्केट से वर्क बुक खरीद लें। अब आज जैसे थ्योरी वाला कंप्लीट हो गया, आगे जब भी अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाएं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी भाई वर्क बुक ले आओ, फिर 5-4 दिन तो आप लाने में लगा दोगे, क्योंकि वर्क बुक वाला काम करके प्रैक्टिकल वाला काम करके अपने को एक बार फिर से रिवीजन अपने यदि कर लेते हैं, फिर से अपने यदि एक बार थ्योरी तैयार कर लेते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी अपन प्रैक्टिकल वर्क बुक जो आप मार्केट से जल्दी से ले लो, जिससे अपन ठीक प्रकार से अध्ययन कर सके, प्रैक्टिकल वर्क आपका कंप्लीट करवा सके। थ्योरी के अंतर्गत जो आपके 25 लेसन कंप्लीट हुए, उम्मीद है सारे टॉपिक आपको ठीक प्रकार समझ में आए होंगे। इसमें से कम 8-10 टॉपिक तो 8-10 भी नहीं तो 5-7 टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपको मैंने 11वीं क्लास के लास्ट के अंतर्गत समझा दिए थे, बता दिए थे, नोट्स लिखवा दिए थे, और उनमें से कुछ हटाया भी नहीं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा किसमें से हटाया है, जो आपका सिलेबस पहले नहीं हुआ था। पहले हटाए गए सिलेबस में केवल एक लेसन, चौथा लेसन हटाया है, बाकी पहला जो आपकी क्लास में जो सिलेबस हो गया उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है। जो हटा दिए वो अपने पहले भी कंप्लीट नहीं हुए थे, वीडियो के माध्यम से जरूर कंप्लीट हो गए थे, वो एक अलग बात है। तो अब यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो डाउट का जो ऑप्शन है आप उसमें अपनी समस्या लिखें, तुरंत समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। इतने जो वीडियो आपने ठीक प्रकार से देखे, ठीक प्रकार समझे, आगे आप उनको ठीक प्रकार से तैयार भी करें, यह उम्मीद है आपसे। बुक से नोट्स वाली जो आपकी कॉपी है, उससे जो होमवर्क आपको नोट्स का बताया गया है, उससे आप ठीक प्रकार से अपना जो रिजल्ट है उसे मेंटेन रखेंगे। धन्यवाद।